हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बड़ाई बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 बिन पानी सब सून। इससे पहले हमने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th साइंस या हमारा जीवन भाग 2 में जाकर के इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जब भी अपलोड करें प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिन पानी सब सून। सभी बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनसुईया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, ये कहानी पुराने जमाने की नहीं है, ये कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आंखें फैला करके कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी है। मैडम ने पूछा, अपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों या गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हाँ। मैडम ने कहने लगी कि आने वाले दिनों में शहरों में ये सड़कों के किनारे इसी तरह पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वो भी माप करके लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे तो लगेंगे ही। क्रियाकलाप, आपके पास कौन कौन सी नदियाँ, तालाब या अन्य जल स्रोत है, उनकी सूची तैयार कीजिए। तो हम यहाँ ये जल मंडल है, तो आप इस जल मंडल में देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऐसा क्यों है? सबने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएं, नल, समुद्र तो हैं ही, ऊपर से बरसात इतना तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली, लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो होती नहीं। सीमा बोली, हाँ ये बात तो है। शिल्पा बोली। मैडम बच्चों की बातें सुन करके मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जल मंडल है। कितना? 71, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। मैडम, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल, आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत क्या हैं। तो महासागरों में 97.3, बर्फ छत्रक के रूप में 2.0, भूमिगत जल हैं। कितना? भूमिगत जल की मात्रा यहाँ पे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आइए हम नीचे पढ़ते हैं। महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास से किताब निकालकर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी थी। इसी चलते हुए बस में हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबेदा थर्मस सामने करती हुई बोली, हाँ मैडम। हाँ, मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। ये पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वो पानी हमारी प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकते। इस जल को साफ कर ही प्यास
इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच समझकर खर्च करती हूँ, जुबेदा बोली। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। बरसात के जल हमारे छतों से गिर करके नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जा करके मिल जाता है और वो खारा हो जाता है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता। इस दिन आप भी विद्यालय मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए। और पीने लायक नहीं रह जाता है। ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदल करके आकाश में चला जाता, फिर ठंडा होकर के बादल बन जाता है और फिर वहाँ जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे ही हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। बबलू बोला कि इसका मतलब यह है कि सागरों का जल वाष्पित होकर के बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति में सिर हिलाई। चापाकल अर्थात नल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली ना रह जाए और पानी बेकार ना बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए। इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा था। मैं बताऊं? बबलू उत्साहित होकर के बोला। हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिस करके धरती के अंदर जाता है, जहाँ वो मिट्टी की परतों, चट्टानों के छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैल करके ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहा जाता है। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होता है? ये प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। ये तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चल रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं भी दिखलाती। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठा करके मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबेदा से थर्मस मांग करके एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकाली और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ अर्थात पतले पाइप को बोतल में डाल करके पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए, बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग में किया, जल घटता गया। ठीक इसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग नलकूप कुओं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर का जल स्तर घटता जाता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एक दिन समाप्त हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सब चिंता में पड़ गए। शिल्पी बोली, मैडम, जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कह करके खलासी ठहाका लगा करके हंस पड़ा और बच्चे सोच में पड़ गए। अशुद्ध या प्रदूषित जल को शुद्ध करने के तरीकों की एक सूची तैयार कीजिए। गुजरात से सीख। आइए जानते हैं कि गुजरात में क्या चीज़ें सीखने के लायक है। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र एवं शुष्क प्रदेश है, जहां बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती थीं। यहां राजेंद्र सिंह के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च किए स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल स्तर उपलब्ध हुआ, बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस करके गया।
इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। इसी कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता। ऐसा होता है और अब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोके लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिर करके नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर के ये मीठा जल खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बना करके रोक लेना चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम दृढ़ता से बोला। हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले। शाबाश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली। पूछो, मैडम ने कहा। समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम ने कहा कि बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर, खनिज व लवणों को बहा ले जाती। फिर यही पानी समुद्र में मिलता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बन करके उड़ जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। 1 किलोग्राम में 35 ग्राम नमक घुली है। इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन अथवा खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम, बरसात का जल जब मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ, यही तो जल शुद्ध है। यही तो जल शुद्ध है। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौट करके अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़ करके मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा, झील क्या होता है? पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डाल करके रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर के फैला हुआ था। इक्के दुक्के नावें चल रही थीं। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थीं। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो, ये दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है। यही झील कहलाता है। ये जल का एक बड़ा स्रोत है। जानते हो इस झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा। जी, मीना बोली। अच्छा तो बताओ। ये नैनी झील है। पापा चौके, तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा। पापा हंसने लगे। बबलू पूछा, बेटा, आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे उलर झील, पिछौला झील और उलर झील, कुलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील आदि। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में भी कोई झीलें हैं? पापा बोले, हाँ, कांवर झील जो बेगूसराय में और बरैला झील जो लखीसराय में है। लेकिन पापा, मुंबई में भी तो झीलें हैं। तो हम यहाँ जान सकते हैं कि कांवर झील बेगूसराय और बरैला झील जो है ये लखीसराय में है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। पर पापा, फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था, हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा, मैं समझ गया। आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना?
बिल्कुल, देखिए पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जलराशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता तो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है महासागर कहलाते। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता। जब समुद्र सतह पर हवाएं चलती हैं तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती हैं। हवाएं जल को ढकेलती हैं, इनमें जल ऊपर नीचे होने लगता है जिसे हम लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती। यही कारण है कि महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल भी गए। हाँ, समुद्री लहरों के साथ ये बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती हैं, फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश। पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं, बताऊं? हाँ हाँ बताओ, पापा बोली। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारी बातें बताई। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने पिता, दोस्तों और सागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुन करके मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सबने फैसला किया भूगोल की कक्षा में ये बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने ये प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बरसों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यानमग्न होकर के बैठ गए। मैडम ने कहा, शुरू किया। ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते। वो अमीरों की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते तो फिर वो गरीबों की तरह हो जाता। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहरें समुद्र की ऊंचाई तक उठ करके तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो ऐसे ज्वार कहा जाता। और लहरें जब अपने न्यूनतम स्तर तक आकर के तट से पीछे चली जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। और ये प्रतिदिन 2 बार होता है। दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन लहरों का ऐसा ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे तक लौट जाना क्यों होता है? बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होते हैं। तो ज्वार भाटा समुद्र में आने के क्या कारण हैं? तो यही एक मेन कारण है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। लहरों की ऊंचाई तक उठना अर्थात क्या? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। मैडम, जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पर आ जाती होंगी, सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियों के अलावा सीप, घोंघे, मिट्टियाँ, बालू सभी तट पर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे कई नौकाएं भी खींच करके अंतर तक ले जाती हैं, जिससे जान माल की भी हानि होती है। बाप रे, तब तो समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। अब तुम समुद्र तट पर जाएंगे, हम समुद्र तट पे जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। पृथ्वी पर वायुमंडल की कितनी परतें हैं?
या पृथ्वी के वायुमंडल पर कितने जलमंडल का हिस्सा कितना है? 71। मुंबई किस महासागर में स्थित है? आप इसको बताने हैं कमेंट में। तो ये अरब सागर। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ये स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति जल स्तर का बढ़ जाना ज्वार कहलाता है। इनमें कौन सा झील है? काला सागर, फतेह सागर, लाल सागर या अरब सागर? कौन सा झील है? आप जरूर बताएं। अभी हम ऊपर पढ़े थे, झीलों के बारे में जाने थे, झीलों के बारे में कुछ जाने थे। तो जिससे यहाँ पर ये तो सागर थे, जैसे कि अरब सागर, काला सागर और लाल सागर, तो ये सागर थे। झील को हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कुछ झीलें हैं, झीलों के नाम भी बताने थे। जैसे यहाँ पर कांबर झील और बरैला झील, ये कहाँ पर है? ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें कि कांबर झील बेगूसराय में है और बरैला झील लखीसराय बिहार में है। और यहाँ पर एक है उलर झील, पिछौला झील, लूनर और कुलारू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील और डल झील, ये झीलों के नाम हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन से झील हैं जो आ सकते हैं? तो फतेह सागर ये एक झील है। क्या है? फतेह सागर एक झील है और सभी एक सागर हैं। फतेह सागर क्या है? यहाँ पर ये आ सकते हैं कि फतेह सागर क्या है? यह एक झील है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप समझ नहीं पाएंगे कि चारों सागर हैं, बस लगा देंगे, इसलिए इस पर ध्यान रखें। फतेह सागर एक झील है। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे किसी एक नए अभ्यास में। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में।